हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग 10 एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे फॉर अपकमिंग जेकेपीएससी प्रीलिम्स। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक और सेशन लेके आ गए हैं जिसमें कि हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों, वहाँ पे सब लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस सेशन की पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement regarding the PM Mitra scheme. First, a special purpose vehicle owned by the center and state governments will be set up for each park, which will oversee the implementation of the projects. Second, financial support in the form of development capital support up to rupees 5,000 crore per park will be provided. Third, Andhra Pradesh is one of the selected states where this scheme is set to be implemented. दोस्तों, कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 1 only, 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1 to 3 only. तो दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ए। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड एंड थर्ड वन आर रॉन्ग। बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट कितने की है? 500 करोड़ की है, नॉट 5,000 करोड़। एंड आंध्र प्रदेश इज नॉट वन ऑफ द सिटी इन विच दिस पार्क विल बी सेटअप। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका। दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विल ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ए स्पेशल पर्पस व्हीकल ओन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेट अप फॉर ईच पार्क विच विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट अप टू 500 करोड़ पर पार्क टू द पार्क एसवी। दोस्तों, 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल्स पार्क्स विल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल बी सेट अप वेयर इन द 7 स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश इनमें से नहीं है दोस्तों, इसलिए ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to right to constitutional remedies guaranteed under Article 32, consider the following statement. First, the Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution. Second, fundamental rights and other statutory rights can be enforced under Article 32. Third, the Supreme Court has both executive and original jurisdiction in case of enforcement of the fundamental rights. Fourth, Article 32 cannot be invoked to determine the constitutionality of an executive order or a legislation unless it directly infringes on any fundamental राइट्स। तो दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। 1 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 3 और D 2, 3, 4। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। हमको रॉन्ग ही बताने थे, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है रॉन्ग। देख लेते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, हेंस इट कैनॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों, ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, स्टैट्यूटरी, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन। Third, in case of enforcement of the fundamental right, the jurisdiction of Supreme Court is original but not exclusive. It is concurrent with the jurisdiction of High Court under Article 226. दोस्तों, यहाँ पे एक्सक्यूटिव नहीं, एक्सक्लूसिव है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है। हाँ जी, तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, इट इज़ नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर एंड द ओरिजिनल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में भी मूव कर सकते हो टू रिस्टोर योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। स्टेटमेंट 3, हाँ जी, यही जो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 4, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और ए लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of the modern Indian history, Carlisle circulars were later to the A. withdrawal of the government grants and affiliation from educational institutions during the Swadeshi movement, B. imposition of restriction and censorship on newspaper and magazine published in the vernacular language, C. lowering of maximum age criteria to 19 years as an eligibility condition for ICS examination, or D. favoring vernacular language in primary and Anglo vernacular for high school as a medium of the instruction। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स A, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एफिलिएशन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये कार्लाइल सर्कुलर इससे रिलेटेड था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यून सैंग द बुद्धिस्ट पिलग्रिम फ्रॉम द चाइना विजिटेड द चौलक्या किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? ए. पुलकसेन 1, पुलकसेन 2, विक्रमादित्य 1, कीर्तिवर्मन 2। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, पुलकसेन 2 के टाइम के दौरान ह्यून सैंग आया था चाइना से। ठीक, चलिए
देखिए पुलकेशिन II ruled between 608 to 642 AD. He was one of the notable rulers of the Chalukyas. रवि कीर्ति थे वो कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन के जिन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन कंपोज की है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पुलकेशिन II के टाइम के क्या हुआ था, ह्यूनसेंग इनके किंगडम में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, New Development Bank has been set up by APEC. The headquarters of New Development Bank is in Shanghai. Which of the statement given is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज नॉट बीन सेटअप बाय द एपेक बट रादर बाय द ब्रिक्स। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं दोस्तों उन्होंने सेटअप किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को, इसका हेडक्वार्टर शंघाई ही है। ये ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. According to the constitution, the chief election commissioner and the election commissioner shall be appointed by the president with the aid and advice of the council of ministers. Second, the chief election commissioner can be removed only through impeachment by the parliament. Which of the statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, according to this article, the chief election commission, the election commission shall be appointed by the president with the aid and advice of the council of the ministers. ठीक है दोस्तों, till parliament enacts a law fixing the criteria for selection, condition of service and tenure. ये कैसे रिमूव किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन? थ्रू इम्पीचमेंट बाय द यूनियन पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओमुआमा ये टर्म रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या इसका रीज़न बता सकते हो? व्हाट इट इज़, ये क्या चीज़ है ये ओमुआमा? ए, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस डेवलप स्पेसिफिकली टू टारगेट पावर ग्रिप। बी, वायरल डिसीज विच इज कंटेजियस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बर्ड टू अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। द फर्स्ट नॉन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू विजिट आवर सोलर सिस्टम, ए प्लांट विच वॉज सक्सेसफुली ग्रोन बाय द साइंटिस्ट इन द मून्स सॉइल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इट्स सी, इट इज़ द फर्स्ट नॉन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू विजिट आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिडिवल इंडियन रूलर्स इज करेक्ट? ए, मोहम्मद बिन तुगलक was succeeded by his uncle to the military. B, Balban introduced the branding of horses in the military. C, Firoz Shah Tughlaq set up a separate department of the slaves. और D, Alauddin Khilji first set up a separate Aris department. दोस्तों करेक्ट पूछा है, सो इट्स सी, फिरोज शाह तुगलक सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्लेव, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बंदगाम भी कहते थे। ठीक है, इसलिए सी स्टेटमेंट सही होगा। चलिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था एक नया डिपार्टमेंट जिसको दीवान खैरात कहा जाता था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी का था। इसका पर्पस क्या होता कि ऑर्फन और विडोज थे उनका देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल होता था। ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट फ्री हॉस्पिटल्स बनाए गए थे जिनका नाम था दरुल शिफा, एंड मैरिज ब्यूरोस फॉर द पुअर मुस्लिम वर आल्सो इस्टेब्लिश। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव यानी कि दीवान बंदगाम भी बनाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड किया था उनके कज़न जो कि फिरोज शाह तुगलक थे, और ये उनके अंकल नहीं थे, उनके कज़न थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था चेहरा सिस्टम, इट वाज एन आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर एवरी सोल्जर। दाग टू ब्रांड हॉर्सेस टू बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द वार। दाग एंड चेहरा वर द टू रिफॉर्म्स इन द आर्मी विच वर स्पेसिफिकली डन बाय द अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अर्ज दोस्तों बलबन ने बनाया था। ठीक है, दीवान अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री था दीवान अर्ज, विच वॉज मैनेज बाय द आरिज ममलिक। ही वॉज अकाउंटेबल फॉर द रेगुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रॉयल आर्मी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about the Samarth scheme. First, Samarth is a demand-driven and placement-oriented umbrella skilling program of the Ministry of the Textiles. Second, the scheme was formulated under the broad skilling policy framework adopted by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Which of the following statement is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। सामर्थ इज ए डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल्स। The implementation period of the scheme is up to March 2024. The scheme was formulated under the broad skilling policy framework adopted by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, with reference to the financial emergency, consider the following statement. 1. When financial emergency is proclaimed, the money bills passed by the state legislature shall be reserved for the consideration of the Finance Minister of the India. Second, the satisfaction of the President in declaring a financial emergency is final and conclusive and not questionable in any
कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, सी बोथ 1 2, डी नीदर 1 नो 2। दोस्तों करेक्ट पूछा है तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। पहली क्यों कारण है, पहली क्यों रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि द बिल्स पास होते हैं दे शैल बी रिजर्व्ड नॉट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है जी, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो इनका जो होता है प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर होता है उनको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल एमरजेंसी इफ ही सेटिस्फाइड दैट a situation has arisen due to which the financial stability or credibility of India or any part of its territory is threatened. When the financial emergency is proclaimed, the President may issue directions which may include the reservation of all money bills or other financial bills for the consideration of the President after they are passed by the legislature of the state. The 30th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in declaring a financial emergency final and conclusive and not questionable in any court on any ground. But this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1917, implying that the satisfaction of the President is not beyond the judicial review. तो judicial review लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दूंगा, वहाँ से लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।